दुनिया में इलेक्शन पहली बार नहीं हुए हैं और ना होंगे, होते चले जाएंगे। उससे भी बड़ी बात है कि यस, यूएस में भी इलेक्शन पहली बार नहीं हो रहे, होते चले आए हैं और जिंदगी में आगे भी होते चले जाएंगे। बट पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ है कि एक इलेक्शन इतनी ज्यादा अटेंशन ले रहा है। एक प्रेसिडेंट जो कि पहली बार इलेक्ट नहीं हो रहा, दूसरी बार इलेक्ट हो रहा है, वो अपने 4 दिन के अंदर पूरी दुनिया में उथल पुथल लेकर आ गया है। यूएस में रेडिकल डिफरेंसेस लेकर आ गया है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक भूचाल आ गया है पूरी दुनिया में इस बात पर कि ट्रंप करेंगे क्या। मैं कहता हूं कि वो करना क्या चाहते हैं। वो यूएस के लिए कुछ भी करें, अच्छा करें, बहुत अच्छी बात है, बट उनके हर एक्शन के पीछे एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी पैदा होती है, एक नई दुनिया में सोच पैदा होती है, डेवलपमेंट ऑफ रिलेशन पैदा होता है। हर सिचुएशन अलग होती चली जा रही है। मेरा सवाल होगा और हम सबका सवाल होगा कि ट्रंप करना क्या चाहते हैं। उनके जो कुछ वो कर रहे हैं, 4 दिन में उन्होंने जिस तरीके से 10 रेडिकल डिसीजंस लिए हैं, उससे वो दिखाना क्या चाहते हैं, अफेक्ट किसको करेगा। मुझे लगता है कि यस, वो डेफिनेटली यूएसए के फेवर में होगा। आई थिंक यूएसए ने इंडिया से सीख लिया कि इंडिया फर्स्ट, उसी तरह आज स्लोगन वहां है यूएस का इंटरेस्ट फर्स्ट। मेरा जो दूसरा सोच है वो ये है कि इसके इंटरनेशनल रेमिफिकेशन जरूर आएंगे, जहां पूरी दुनिया में कहूंगा कि वो देख पाएगी कि किस तरीके से एक कंट्री, एक पावर के वजह से उनकी कंट्री के ऊपर क्या असर आता है। तीसरा होगा मेरा सोच कि इंडिया कैसे अफेक्टेड है, इंडियंस कैसे अफेक्टेड है, क्योंकि वहां पर आप और मैं दोनों मिलकर अफेक्ट होते हैं, हमारे रिलेशंस अफेक्ट होते हैं, वगैरह वगैरह। ज्यादा बड़ी बात अगर हम करें तो मुझे लगता है इन 10 डिसीजंस में अगर मोटे तौर पर देखा जाए, मैक्सिकन्स के बारे में है, वर्ल्ड के डब्ल्यूएचओ से विड्रॉल के बारे में है, टू द एक्सटेंट के वो फॉरेन एड जो है वो रोकेंगे, लेकिन उसमें वो स्पेसिफिकली इजराइल और इजिप्ट को नहीं रोकेंगे। वो यूक्रेन वॉर को खत्म करेंगे, इजराइल वॉर को खत्म करेंगे। ये सारी बातें कनेक्टेड हैं। ऑयल से रिलेटेड भी एक दुनिया में उथल पुथल आ सकती है अगर ट्रंप सक्सेसफुल हो जाते हैं ओपेक कंट्रीज को कि वो $45 का एक बैरल कर दें, तो उससे रशिया युद्ध जो है वो रुक सकता है। बट मेरा अपना कंसर्न होगा, मुझे लगता है हमारे देश का कंसर्न एक होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी न्यू सिटीजनशिप रूल को, उससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स लाए हैं, दे आर फिनोमिनल। मैं तो ये भी कहूंगा कि यस, इसमें सबसे बड़ी बात जो आएगी कि इमिग्रेशन से रिलेटेड अगर वो अपनी कंट्री में कुछ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो अब हमें अफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जो नेचुरल बर्थ से जो सिटीजनशिप वहां पर मिलती थी वो खत्म हो जाएगी। आई थिंक हमारे जो न्यूज में चल रहा है 20,000 लोग इसमें अफेक्टेड हैं, जिनको शायद वो सिटीजनशिप ना मिले या वो वापस आ जाए। इंडिया पहला कंट्री है उन 18 के साथ जिन्होंने इसको यूएस के कोर्ट में भी डाला हुआ है। कोर्ट्स जो हैं उन्होंने इसके ऊपर स्टे भी दे दिया है, क्योंकि इसका लॉजिक एज फार एज इंडियन इज कंसर्न, 14th अमेंडमेंट अपने आप में जो है वो अलाउ करता है कि नेचुरल बर्थ से सिटीजनशिप मिलती है। 150 साल से जो यूएस में सिटीजनशिप मिलती चली आ रही है, उसे रातों रात एक झटके में चेंज कर देना, मुझे लगता है इंडियंस के साथ भी शायद थोड़ी नाइंसाफी इसलिए होगी क्योंकि यूएस की इकोनॉमी में इंडियंस भी बहुत अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। और मैं तो कहता हूं अगर किसी वजह से यूएस इसी इंटरेस्ट को लेकर चलना चाहता है तो यूएस को चाहिए कि वो जो इंडियन स्टैंड है रोहिंग्यास के अगेंस्ट, कि वो हमारे सिटीजन नहीं है, वो उन्हें भी वापस जाना चाहिए, हमें उस तरह का सपोर्ट मिलना चाहिए। बट ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये दुनिया के काफी कंट्रीज को अफेक्ट कर रहा है। 18 ने कोर्ट में चले गए हैं, जिनको कि स्टे ऑर्डर भी मिल गया है कि यस, उनको इमीडिएटली डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैक्सिकन्स ने क्या किया है कि 5,000 जो डिपोर्टीज हैं उनके लिए जो आर्मी के एयरक्राफ्ट आने की जो उनके प्रपोजल है वो उस पर रोक लगा दी है कि हम आपको लैंडिंग स्पेस नहीं देंगे। मैं कहता हूं अगर 20,000 इंडियंस को भी अगर हमारे पास वापस आना है, अगर वो इलीगल हैं तो मैं समझ सकता हूं कि हमें लेना चाहिए, लेकिन अगर वो नेचुरल बॉर्न है और उनकी चॉइस है कि वो वहां रहना चाहिए, तो शायद कुछ हद तक उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी हो रहा है, यूएस के लॉज का वायलेशन हो रहा है। और मैं कहूंगा सबसे बड़ी बात, क्या इंडिया ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। मुझे लगता है हमारे जो महापंडित जयशंकर जी हैं फॉरेन अफेयर्स के, आई थिंक उनको रातें गुजारनी पड़ेंगी, मिडनाइट ऑयल लैंप जलाने पड़ेंगे कि हम
यूएस के साथ एक अच्छा रिलेशन रखते हुए इन ऑब्स्टिकल्स को और चैलेंजेस को पार पा पाए। मुझे लगता है यहीं पर हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी रोल आएगा कि जिस तरीके की उनकी पर्सनल केमिस्ट्री ट्रंप के साथ मिलती है, जिस तरीके से यारी दोस्ती उनकी मिलती है, मैं मानता हूं वो कंट्री के इंटरेस्ट को चेंज नहीं कर सकते, बट अपने आप में अगर यूएस का अपना सुप्रीम इंटरेस्ट है तो इंडिया का भी एक बड़ा तगड़ा इंटरेस्ट है कि हमारे वो लोग जो वहां पर हैं उनको उनकी जायज हक जरूर मिलने चाहिए। इस तरीके की इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज करना शुड बी जस्टिफाइड, जरूरतमंद होनी चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर होनी चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात जिसमें इंडिया हमेशा से बिलीव करता चला आ रहा है कि वो पॉलिसी कानूनी तौर पर बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। मुझे लगता है आज की तारीख में अगर यूएस के कोर्ट इसको स्टे दे रहे हैं तो वो ये रियलाइज करते हैं कि ये शायद कानूनी और ह्यूमन राइट पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियंस के अगेंस्ट है, उन 18 कंट्रीज के अगेंस्ट है, पूरी दुनिया के अगेंस्ट है। ज्यादा बड़ी बात होगी कि जियो पॉलिटिक्स में जिस तरीके का चेंज इस समय डोनाल्ड ट्रंप अफेक्ट कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होने वाला है पूरा वर्ल्ड। वॉर अगर एंड होती है तो मैं तो फिर भी कहूंगा कि स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी वो ले पाए, लेकिन ज्यादा बड़ी बात होगी क्या वो ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट ला पाएंगे, क्या वो अपने और एनिमीज बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, इंडिया जैसे अच्छे दोस्त गवाएंगे या बढ़ाएंगे। क्योंकि इंडिया की पॉलिसी बड़ी क्लियर है जिसमें पूरी दुनिया उसे अप्रिशिएट करती है कि हम किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होते, हम अपने इंटरेस्ट जरूर प्रोटेक्ट करते हैं, बट इसका मतलब चाइना की तरह एक्सपेंशनिस्ट या दादागिरी वाले हम सिस्टम्स के ऊपर काम नहीं करते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी फेयर चैलेंज जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से इंडियन कम्युनिटी को दिया है। एंड आई एम वेरी श्योर, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि इंडियन कम्युनिटी, इंडियन डिप्लोमेसी, इंडियन पॉलिटिक्स इससे पार पाएगा। क्योंकि ये बात जरूर माननी पड़ेगी कि दुनिया में इंडिया को इस समय इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है। यूएस इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी को कभी इग्नोर नहीं कर पाएगा। इंडिया एक तरीके से दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इसे कोई भी इग्नोर नहीं कर पाएगा। आई एम वेरी श्योर कि एक कोई रास्ता निकलेगा जिसमें कि इमिग्रेशन से रिलेटेड जो हमारा इंडियन चैलेंज है वो जरूर पूरा हो। हमारे को और भी चैलेंजेस हैं, हमारे को न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड चैलेंज है जहां यूएस ने सैंक्शन लगा रखे हैं, डेवलपमेंट के लिए हमारे पास सैंक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। उससे भी बड़ी बात है कि जिस तरीके से हम निश टेक्नोलॉजी उनसे लेना चाहते हैं वो हमें मिलनी चाहिए। इट हैज टू बी अ फेयर वन, जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल आमने सामने विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, उनकी भी जीत हो हमारी भी जीत हो। बट अपने आप में आज मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कह पाऊंगा कि यूएस एक बहुत बड़े रिलेशन इंडिया के साथ सिर्फ बढ़ा सकता है, घटाना शायद उनकी भूल होगी। किसी भी तरह से इंडियन इंटरेस्ट को ऊपर नहीं अगर वो उठाता है, उसको सपोर्ट नहीं करता है, तो इंडिया विल नॉट लूज। मुझे लगता है यूएस विल ऑल्सो लूज। उनकी भी उतनी ही बड़ी हार होगी अगर किसी भी तरह से इस इमिग्रेशन से, टेक्नोलॉजी से, जियोपॉलिटिक्स से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, इंडिया यूएस की जरूरत है। और मुझे लगता है कि शायद हमारे रिलेशन उनके साथ एक नए अपस्विंग पर जाएंगे, क्योंकि जो लीगली करेक्ट है इंडिया सपोर्ट करेगा, जो वर्ल्ड पीस के लिए जरूरत है इंडिया हमेशा सपोर्ट करेगा। बट अपने आप में यूनिलैटरल, मैं मान सकता हूं कि यूएस प्रेसिडेंट का ये कहना कि टैरिफ रेट जो है इंडिया के थोड़े कम होने चाहिए, हम बैठकर बात कर सकते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स इसीलिए होते हैं, लेकिन अपने आप में किसी भी तरह की दादागिरी शायद इंडिया कभी टॉलरेट ना करता था, और आज की गवर्नमेंट के हिसाब से तो करने का सवाल ही नहीं उठता। ज्यादा बड़ी बात है, विन विन सिचुएशन दोनों के लिए जरूरी है। मुझे लगता है कि ट्रंप के रिलेटेड जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं वो इंडिया के फेवर में है। सिर्फ एक पॉइंट जो हमारे सो कॉल्ड चैलेंज के तौर पर देखा जा सकता है वो है इमिग्रेंट्स। 20,000 लोगों को वापस भेजना अमाउंट्स टू 20,000 फैमिलीज को अफेक्ट आप कर रहे हैं। अपने आप में क्या आप अफोर्ड कर पाएंगे? और ये वो 20,000 फैमिली हैं जो आपकी यूएस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अगर आज आपका डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी इंडियन है, आप एक तरह से सीआईए के एजेंट चीफ को आप एक इंडियन के तौर पर इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो अपने आप में ये सारी चीजें दिखाती हैं कि इंडियन कम्युनिटी यूएस के इंटरेस्ट में है। वहां पर वो सिर्फ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है,
वो यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। कमाला हैरिस अगर वाइस प्रेसिडेंट बनती हैं तो वो यूएस के लिए बेटर थी, इसलिए वो बनी है और उन्होंने यूएस के इंटरेस्ट रखे हैं। एट द सेम टाइम किसी भी तरह की कोई भाईबंदी नहीं हुई है, एक गिव एंड टेक वाला रिलेशन, एक विन विन वाला रिलेशन मुझे लगता है कि यूएस कभी इग्नोर नहीं कर पाएगा। और ट्रंप की सो कॉल्ड पर्सनल केमिस्ट्री जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ है वो जरूर काम आनी चाहिए। और जयशंकर जैसे महापंडित जो हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स के हैं एज अ मिनिस्टर, वो अपना इन्फ्लुएंस, अपना इवैल्यूएशन, अपना काम करने का तरीका उस तरीके से लेकर आए जो यूएस को सूट करे और यूएस हमें सूट करे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।